क्या ये माने कि अब ये जो सारी जंग है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को लेकर या फिर क्रूड ऑयल को लेकर है, जिस तरीके के पहले भी एक्सपर्ट ये कहते थे कि भाई वेनेजुएला के साथ जो हुआ वही ईरान के साथ होने वाला है, क्या असल लड़ाई असल जंग इसी चीज़ की है? देखिए, ये समझना पड़ेगा, वेनेजुएला और ईरान में ज़मीन आसमान का अंतर है। वेनेजुएला को आपने कुछ ही घंटों में उस पर कब्जा कर लिया था, लेकिन ईरान पर नाइट कब्जा, सूट में आपने प्रेसिडेंट को वहाँ हाँ, नाइट सूट में आप उठा के ले आए थे, लेकिन ईरान में ये स्थिति नहीं है। ईरान के पास 10 से 12 लाख की पैदल आर्मी है, यानी कि 12 लाख लोग उसके IRGC के हैं। तो अगर आप बूट्स ऑन द ग्राउंड भी करेंगे, अगर आप अपने सैनिकों को, US मरीन्स को आप ईरान के अंदर दाखिल भी करेंगे, एम्फीबियस मोड से भी जाएंगे, तो भी वहाँ 10 से 12 लाख जो IRGC के जो सैनिक हैं, जो सोल्जर्स हैं, आपको उनसे सामना करना पड़ेगा। दूसरा, वेनेजुएला और ईरान में ये फ़र्क समझिए कि वेनेजुएला, ईरान के लोगों के अंदर जो एक बात है कि भाई हम मरना चाहते हैं, हम मरना पसंद करेंगे और अपने, वो उनके सिर्फ ईरान के प्रमुख नहीं थे, धर्मगुरु भी थे, इस तरह से भी तो देखा जा सकता वो भी है। और दूसरी बात, जो ईरान के जो लोग हैं, खासतौर पर IRGC के और जो बाकी लोग हैं, वो मरने के लिए तैयार हैं। तो ये वेनेजुएला वाली सिचुएशन बिल्कुल नहीं है, और मुझे लगता है कि यही मिसकैलकुलेशन अमेरिका से हुई। हाँ, तो शायद ये आप कह रहे हैं कि ट्रम्प को ये एहसास नहीं था कि जंग तो शुरू कर देंगे, इतनी लंबी भी खिंच सकती है। हाँ बिल्कुल, उनको कोई एहसास नहीं था। मुझे लगता है कि जो उनके सहयोगी थे, जिसमें स्टीव विटकॉफ, और अब माना जाता है कि उनके दामाद ने भी उनको सलाह दी, अब बाकी लोगों ने भी कहा, जो 4-5 लोग हैं, तो ये सिचुएशन उनके लिए इतनी फ़ायदेमंद नहीं रही। लेकिन अमेरिका में भी देखा हमने, कुछ वक्त पहले प्रोटेस्ट भी शुरू हो गए हैं और ट्रम्प के खिलाफ भी लोग सड़कों पर उतर आए हैं। वो कह रहे हैं कि आप हमारे टैक्स का पैसा कहाँ बहा रहे हैं, जो अफगानिस्तान में गलती पिछली सरकार ने की आप वही दोहरा रहे हैं। और आपका प्रॉमिस तो इलेक्शन में ये था ना कि किसी तरह की कोई जंग नहीं होगी, हमारे सैनिक नहीं जाएंगे कहीं भी जान गंवाने के लिए। बिल्कुल मनु, बात तो यही थी, इलेक्शन का उनको यही वादा था कि डेमोक्रेट्स पूरी दुनिया में जंग करते हैं, रिपब्लिकन्स जंग नहीं करते, ये उन्होंने दावा किया था। और उन्होंने कहा था कि जब मैं प्रेसिडेंट बनूंगा तो इस तरह की जो दिक्कतें हैं नहीं आएंगी। लेकिन उनकी कहीं ना कहीं मिसकैलकुलेशन हुई और वो इस जंग में फंसते हुए नज़र आ रहे हैं। क्या ये माना जाए कि नेतन्याहू के जाल में वो फंस गए, जिस तरह से कई थ्योरी सामने आई थी कि इजराइल को तो बदला लेना था ईरान से, और उसमें ट्रम्प को धकेलने का काम कहीं ना कहीं नेतन्याहू ने किया है? नहीं, अमेरिका में अब इस बात पर बहस होने लगी है कि आप इजराइल का जो लॉबी है, जो इजराइल की लॉबी है, कहीं ना कहीं वो प्रभावित करती है अमेरिका के एडमिनिस्ट्रेशन को, खासतौर पर ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन को। तो ये सवाल तो वहाँ पर उठने लगे हैं कि क्या आपने इजराइल की लड़ाई लड़ी, क्योंकि अमेरिका का तो वहाँ पर कुछ नहीं था। दूसरी बात ये भी है कि अगर अप्रूवल रेटिंग्स की बात करें डोनाल्ड ट्रम्प की, तो वो भी घटकर 15% पर आ गई है, एक रिसेंट सर्वे में ये कहता है। तो पॉइंट ये है कि कहीं ना कहीं जो इजरायली लॉबी थी उसका असर तो कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन पे था, और ये अब इस तरह के आरोप और चर्चा होने लगी है। तो ट्रम्प के नज़दीकी भी हैं, उन्होंने भी पॉडकास्ट में ये बात कहीं ना कहीं कही थी कि नेतन्याहू के जाल में कहीं ना कहीं ट्रम्प फंस गए हैं, और ये जो स्थिति है वो अमेरिका के लिए सही नहीं है, इकोनॉमिकली भी सही नहीं है। टैरिफ वॉर हमने देखा, उसकी वजह से लोग वहाँ के नाराज़ थे, व्यापारी वहाँ पर नाराज़ थे, और अभी एक युद्ध जो कि कहते हैं अनावश्यक तरीके का ये युद्ध था, जिसकी ज़रूरत अमेरिका को कहीं से नहीं दिखती है, वो अब यहाँ पर ट्रम्प लेकर आए हैं। लेकिन आगे अब जो हुआ वो दिख रहा है, मौजूदा हालात से हम लोग सभी वाकिफ़ हैं। 18 दिन बीत चुके हैं, जंग खत्म नहीं हो रही है, बल्कि अब ये और भी विनाशकारी और भयानक दौर पे पहुंच गई है। किन किन सेक्टर्स पे सबसे ज़्यादा असर पड़ेगा, अगर आम लोग इसे समझने की कोशिश करें? देखिए, शेयर बाज़ार दुनिया का कहीं भी हो उस पर असर पड़ेगा। आप भारतीय शेयर बाज़ार की बात कर लें या दुनिया के और बाकी शेयर बाज़ार की बात कर लें। दूसरा, एनर्जी प्राइसेस बढ़ने का असर, कच्चे तेल का इस्तेमाल पेट्रोकेमिकल्स में और बाकी जो और केमिकल इंडस्ट्री है उसमें भी होता है, तो वहाँ भी एक असर देखने को मिलेगा। और तीसरी बात ये है कि रिफाइनरीज़ को अगर नष्ट किया जाता है और अगर उनमें ज़्यादा डैमेज होता है तो उसमें 3 से 4 साल और 5 साल और मैक्सिमम 10 साल तक लगते हैं। तो ये जो इंडस्ट्री इंस्टॉलेशंस है जहाँ पर अटैक हो रहे हैं एक दूसरे के, इनको वापस खड़ा करना उतना शॉर्ट टर्म इफेक्ट नहीं है, लॉन्ग टर्म इफेक्ट, ये लॉन्ग टर्म इफेक्ट है। और आप ये चीज़ को वेरीफाई भी कर सकते हैं कि एक रिफाइनरी को खड़ा करने में कितना वक्त लगता है। एक रिफाइनरी में अगर माइनर डैमेज हो तो 1 से 2 साल लगते हैं, थोड़ा सा और उससे ज़्यादा डैमेज हो तो 5 साल लगते हैं, और अगर रिफाइनरी पूरी तरह बर्बाद कर दी जाए, चाहे वो LNG की हो या क्रूड की हो या ऑयल की हो, तो उसको 10 साल लगते हैं। तो ये चीज़ें इतनी आसान नहीं है जितनी आसान समझी जा रही है। चीज़ों को नष्ट करना बहुत आसान है, लोगों को ये समझना कि ईरान में अटैक हो रहा है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, तो ऐसा नहीं है। जहाँ जहाँ अटैक होता है उसका असर, अब पूरी दुनिया ग्लोबलाइज्ड है,
जो भी गल्फ कंट्रीज़ में गैस पैदा होती है, तेल पैदा होता है, वो पूरी दुनिया इस्तेमाल करती है। सोना आता है इनफैक्ट हमारे यहाँ। हाँ, हाँ, तो रॉ मटेरियल जितने भी वहाँ से आ रहे हैं तो जाहिर तौर पर उनकी कीमत बढ़ सकती है आने वाले समय में, और महंगाई आपको देखने को मिलेगी। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ मैं आपसे और समझना चाहूँगी अंकुर जी, जिस तरीके के हालात इस वक्त बने हुए हैं, क्या ये यूक्रेन और जो रूस का हमने जंग देखा 3 सालों से चल रहा है, उतना लंबा जाएगा, या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं अब ये जाके ठहरेगा? देखिए यूक्रेन युद्ध की तो बात ही कोई अब नहीं कर रहा, वो तो युद्ध ऐसा है कि वो भूल चुके हैं लोग, ठीक है, वो तो एक भूला बिसरा युद्ध है। हाँ बिल्कुल, जो आपने कहा कि कितना लंबा चलेगा ये इस बात पे डिपेंड है कि ईरान की मदद में अगर रूस और चीन आएंगे और वो उसे पूरी तरह सपोर्ट करेंगे तो ये युद्ध 2 या 3 साल भी चल सकता है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं। आखिर से 2-3 साल, अच्छा, ये एक स्ट्रैटेजी होती है युद्ध में कि पहले इस चीज़ को करना है, फिर उस टारगेट पर आना है, फिर इस टारगेट पर आना है। अब तक हमें ये दिखा कि टॉप लीडरशिप को ख़त्म किया गया अमेरिका इजराइल की तरफ से ईरान में। अब जो है असल लड़ाई ऑयल फील्ड पर आ गई है, चूँकि ईरान की सबसे बड़ी ऑयल फील्ड पर हमला किया गया। तो ये अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, या फिर अगर ये ऑयल फील्ड पर हमला कर रहे हैं तो उसके पीछे की क्या रणनीति है, क्या पर्पस है? मुझे लगता है कि इसमें एक ब्रेक थ्रू आ सकता है, क्योंकि अगर गल्फ कंट्रीज़ की आज मीटिंग है जीसीसी की, तो जीसीसी की मीटिंग के बाद उन्होंने ईरान से कहा है कि आप अपने हमले ना करें वरना हमें भी कड़ा जवाब देना पड़ेगा, वी हैव राइट टू रिटेलिएट। तो रिटेलिएट कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि अगर जीसीसी अमेरिका को या इजराइल को समझाएं कि आप इस लड़ाई को आगे लंबा ना खींचे, साथ ही ईरान भी इस बात पर राजी हो, तो एक ब्रेक थ्रू आ सकता है। लेकिन मुझे लगता है कि ईरान अभी इसको 5-7 दिन या 1-2 हफ्ते और खींचना चाहता है, ज़्यादा डैमेज देना चाहता है। और ईरान की तरफ से जो बयान आ रहे हैं उसमें साफ तौर पे कहा गया है कि हम इस बार सबक सिखाना चाहते हैं। सबक इन द सेंस कि ये जो थ्रेट है अमेरिका इजराइल की गल्फ रीजन में, हम इसको परमानेंटली ख़त्म करना चाहते हैं। तो मुझे लगता है कि अभी ईरान 1-2 हफ्ते की जंग के मूड में अभी और है। और आप देखिए, पिछले अगर जून की हम बात करते हैं 2025 की, तो वो ईरान और सिर्फ इजराइल की लड़ाई थी, तब उसमें अमेरिका नहीं कूदा था, वो भी 12 दिन तक चली थी। वो भी 12 दिन तक चली थी, हालांकि उसमें बाद में ऐसा लग रहा था कि ईरान की तरफ से भी एक गेस्चर दिया गया कि हम भी जंग नहीं चाहते। उस समय इजराइल और अमेरिका ने भी कहा कि हमारे ऑब्जेक्टिव पूरे हो गए, हमने न्यूक्लियर प्लांट्स पे अटैक कर दिया, बात ख़त्म होगी। इस बार ऑब्जेक्टिव क्लियर नहीं है। इस बार जो है ईरान भी मूड में है कि भाई हम रोज़ रोज़ हर साल ये थ्रेट नहीं सहन करेंगे। इंतकाम है। हाँ, और दूसरा क्या है कि इस बार जो उनके जो टॉप लीडरशिप है, जो खामनेई थे, आयतुल्ला खामनेई, उनकी मौत और फिर जो उनके बाद जो बाकी जो लीडर्स जो जिनकी मौत हुई है, तो मुझे लगता है कि ईरान में इस बार पिछले साल के मुकाबले ज़्यादा गुस्सा है। बहुत बहुत शुक्रिया अंकुर जी, इस युद्ध को हमें समझाने के लिए, डिकोड करने के लिए, और ये बताने के लिए कि आखिरकार ये युद्ध कब तक चलेगा, इसका असर आप पर, हम पर क्या होने वाला है। भले हम इस जंग में शामिल ना हो, लेकिन आप लोग इस युद्ध को किस तरीके से देखते हैं, कमेंट के जरिए अपनी राय ज़रूर रखिए। नमस्कार।